और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है शाश्वतपुरी। तो आज आप सब सोच रहे होंगे कहाँ बैठे हो सर आप। वैसे तो आप कहीं और बैठते हो, आज आप अलग ही लेक्चर बना रहे हो, अलग व्यू से बिल्कुल। तो मैं घर पर नहीं हूँ आज, मेरे 4-5 दिन से लेक्चर आ नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ माई फीवर एंड सोर थ्रॉट। तो आज मैं कहीं बाहर आया हुआ था, किसी होटल में बैठा हूँ और स्पेसिफिकली वृंदावन में आया हुआ हूँ। तो मैं वहाँ से लेक्चर बना रहा हूँ, बनाना ज़रूरी था, इसीलिए मैं अपना सारा आईपैड वगैरह लेके आया था कि रात को जब फ्री भी होंगे मैं बना लूँगा। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हम वैसे आरसीएम चैप्टर पढ़ रहे थे, हमें लेक्चर नंबर 4 इसका करना था। 5 लेक्चर हमारे इसके लगेंगे इन टोटल। 30 अक्टूबर 2024 को मेरा रिजल्ट आया था ऑफ सी ए इंटरमीडिएट और ग्रुप 2, और मैं सी ए फाइनलिस्ट बन चुका हूँ अब। तो अब आप कह सकते हो कि मैं सी ए फाइनलिस्ट भी हूँ और साथ में बी कॉम ऑनर्स भी मैंने कंप्लीट कर लिया है इन 2024 इट सेल्फ, इन जून 24, फ्रॉम रामजस कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो अब मेरे पास ये है, अब मैं आगे आर्टिकलशिप परस्यू करूँगा अपनी, और अब फाइनल की प्रिपरेशन करूँगा सी ए फाइनल की। तो यही मुझे आपको बताना था, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ये भी जुड़ गया। चलो अ, आगे बढ़ते हैं, लेक्चर कंटिन्यू करना है हमें। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। मेरी आवाज़ थोड़ी बदली बदली लग सकती है आपको, हल्की फुल्की, क्योंकि पॉल्यूशन दिल्ली में बहुत हो रहा था, उस चक्कर में मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका था। इस चक्कर में लेक्चर मैं बना नहीं पा रहा था। तो थोड़ा सा झेल लेना अगर आवाज़ मेरी थोड़ी 19-20 हो। बाकी मैं पूरा ट्राई करूँगा कि आपको कोई दिक्कत आए ना। चलो, हाँ, लेट्स स्टार्ट अ लेक्चर नाउ। हमने आरसीएम में हम सप्लाई ऑफ सर्विस के केस पढ़ रहे थे जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है एज पर सेक्शन 9(3). गुड्स की हमने बात नहीं की अभी तक, गुड्स की हमने बात नहीं की ना, हमने सेक्शन 9(4) की बात करी। ठीक है, कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा। हमने 9(3) की बात करी है जो गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है। गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया है कि इन पर, इन सर्विसेज पर या इन गुड्स पर आपको आरसीएम में ही टैक्स देना पड़ेगा, उसमें भी हम सर्विस की बात कर रहे हैं। ठीक है सर, पकाओ मत, आगे बताओ, बता रहा हूँ भाई, रुको। चलो, हमने 9th पॉइंट तक पढ़ लिया था। 9th पॉइंट तक, 9 में 2 थे, 9 और 9A। 9 और 9A, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे 10 से, बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए। 10th पॉइंट में चालू कर रहा हूँ आईपैड पे, ये आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन से पेन से लिख रहे थे हम लिख रहे थे ब्लू पेन से, तो ब्लू पेन से ही हम लिखेंगे। अगले पेज से मैं लिखता हूँ इसको। 10th पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, अभी भी ना पूरी तबीयत ठीक हुई नहीं है मुझे लग रहा है, लेकिन 90% ठीक हो गई है। चलो, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय मेंबर। यार यहाँ पे टेबल हिल रही है थोड़ी थोड़ी, पता नहीं क्या हो रहा है। सस्ता सा होटल है, एक मिनट, मैंने चेक भी नहीं किया लिखने से पहले। अब छोड़ो, सही है। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी टू, बन गया, टू आरबीआई, देन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, दैट इज पीएलपीटी, विल बी आरबीआई इटसेल्फ। आरबीआई आपको पता है क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। एक सेकेंड, हाँ, अब सुनो। ओवरसीइंग कमेटी क्या होता है सर, बता रहा हूँ आपको, लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। उससे पहले आप ये समझो, अगर किसी भी मेंबर ने जो ओवर, एक मिनट, अगर कोई भी ओवरसीइंग कमेटी का मेंबर है, अगर कोई भी ओवरसीइंग कमेटी का मेंबर है जो कि आरबीआई को सर्विस दे रहा है, जो कि आरबीआई को कोई भी सर्विस दे रहा है, उस केस में पर्सन लाइबल टू पे टैक्स विल नॉट बी ओवरसीइंग कमेटी, बट पर्सन लाइबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम विल बी आरबीआई इटसेल्फ, विल बी आरबीआई इटसेल्फ, ठीक है, विल बी आरबीआई इटसेल्फ। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है, हम समझ गए। लेकिन आप ये तो बताओ, ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है? ओवरसीइंग कमेटी क्या होती है बताता हूँ आपको, एक बॉक्स बना रहा हूँ उसके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बॉक्स है, इसको लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो, मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, रेड से लिखूंगा, ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, हाँ रुको, अब इसको ब्लैक से देखो, ये कमेटी फॉर्म्ड
बाय आरबीआई, जो, हिंदी में लिख रहा हूं, जो एम करते हैं टू रिमूव और टू रिजॉल्व, सॉरी रिमूव बोल रहा हूँ, रिजॉल्व डुड लोन्स, डीयूडी। सर ये क्या होता है बता रहा हूँ। इसका मतलब होता है, ब्लू से इसको रेड से लिखता हूँ उनको। इसका मतलब होता है विच कैन नॉट बी रिकवर्ड, ऐसे लोन जो रिकवर्ड नहीं हो सकते। ठीक है। एंड ब्लैक दैट कैन हार्म एक तो कस्टमर, दूसरा बैंक्स। ठीक है। अरे ये टेबल के चक्कर में ज़्यादा ख़राब हो रही है, देखो मुझे कुछ मत बोलना भाई, मेरी गलती नहीं है इसमें कुछ राइटिंग। फिर भी मैं देखो ट्राई करता हूँ, रुको। मेरी गलतियाँ नहीं, अभी तो मैंने बोला मेरी गलती नहीं है, क्यों बोल रहा हूँ मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करता रहता हूँ। देखो नहीं है, मैं मानूंगा ही नहीं अपनी गलती। चलो आगे बढ़ो। हाँ, वैसे मैं ना हमेशा कैमरा इस तरफ रखता हूँ, आज पहली बार इस तरफ रखा है मैंने। चलो कोई बात नहीं, व्यू अलग है थोड़ा। हाँ, तो देखो दोबारा बोल रहा हूँ, अगर कोई मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विस दे रही है, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एज पर सेक्शन 9(3) ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस केस कौन होगा? पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी आरबीआई इटसेल्फ। ठीक है। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी बताना सर आपको, अब ये क्या बता रहे हो, बार बार बता रहा हूँ, रिवाइज होता रहता है। मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी कौन है? कौन हो, क्या है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी? ऐसी कमेटी जो कि फॉर्म करी गई है बाय आरबीआई, जो कि एम करती है टू रिजॉल्व डूड लोन्स, ऐसे लोन्स जो कि रिकवर नहीं हो सकते। ऐसी कमेटी जो उन लोन्स को रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई है जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन उन लोन को रिकवर नहीं किया जा सकता पर वो कस्टमर या फिर बैंक को हार्म कर सकती हैं। ठीक है। ऐसे लोन जिनको रिकवर नहीं किया जा सकता, ऐसे लोन जिनको रिकवर नहीं किया जा सकता लेकिन वो लोन कस्टमर या बैंक को हार्म कर सकती है, तो उन लोन को रिजॉल्व करने के लिए कमेटी जो बनाई जाती है, उस कमेटी को बोलते हैं मेंबर, उस कमेटी को बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी, और उस कमेटी के मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी। ठीक है। उस कमेटी को बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी, उस कमेटी के मेंबर को बोलते हैं ओवरसीइंग कमेटी। इसके अलावा मुझे इसमें कुछ समझाने की नीड एज सच लग नहीं रही, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई डाउट हो, आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, और कमेंट में आप पूछ सकते हो, जैसे भी आपको जिस मोड पे आपको सुटेबल लगे। आई सजेस्ट ईमेल पे मुझे मत पूछना प्लीज़, ईमेल पे मत पूछना बस। चलो ओके। सॉरी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है 11th, ब्लू पेन। ये आ गया आपकी स्क्रीन पे, सप्लाई ऑफ सर्विस दैट इज एसओएस। सर सॉस नहीं है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है। एक एसओएस वो भी होता है ना, क्या होता है वो इमरजेंसी में जो बोलते हैं उसको। यार ये टेबल ना परेशान कर देगी मुझे, कसम से बता रहा हूँ मैं। हाँ चलो, सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने लिखने से पहले देखा ही नहीं इसको ढंग से कि भाई ये दिक्कत करेगी या नहीं करेगी। फिर बाय, ब्लू से लिखो, बाय इंडिविजुअल डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। लिख भी देता हूँ, रुको, पता लगे आप बोलो सर आपने फुल फॉर्म तो पता ही नहीं, पेपर मैंने डीएसए लिख दिया। बोलते बोलते ना मैं गलत लिख देता हूँ, सॉरी। हाँ चलो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ठीक है, डीएसए की मैं बता रहा हूँ फुल फॉर्म आपको। ठीक है। अदर देन ब्लैक से लिख रहा हूँ इसको, अदर देन सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंडिविजुअल डीएसए, अदर देन नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर 2 टेबल जी मत हिलो प्लीज, पार्टनरशिप फर्म भाई हिले जा रहा है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं ही मिलाऊँ इसको आज। हाँ एलएलपी। चलो
इसके बाद 2, अरे भाई, हाँ 2, बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी, दैट इज इन टीटी, यानी कि सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है अब तो, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। टीटी, ट्रेन वाला टीटी नहीं है, टिकट कलेक्टर वो नहीं है, ठीक है। चलो, पता लगे सर आपने तो टीटी बोला था, मैंने तो सर वहाँ पे लिख दिया विच इज़ इन कौन ही लिखेगा ऐसे यार, वैसे तो पागल ही होगा कोई। चलो, इसको आप पढ़ते हैं, समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, मैंने इसको कॉपी में लिख रखा है, ठीक है, इसको लिखवा भी दूंगा आपको, इसका मतलब क्या होता है। अब पहले आप ये समझ लो, देखो बस इतना समझ लो, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट लिखवाऊँ क्या इसको, मतलब जो कि बैंक की सर्विसेज प्रमोट कर रहा है, एक तरीके से ये समझ लो, जो कि बैंक या फिर एनबीएफसी की सर्विसेज प्रमोट कर रहा है, इन शॉर्ट आप ये समझ लो, वो उसको डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोलेंगे, जो डायरेक्टली सर्विस को प्रमोट कर रहा है कस्टमर्स के पास जाके, तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। थोड़ा सा लिखवा भी दूंगा इसके बारे में, ठीक है। तो चलो, कहा गया, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंडिविजुअल डीएसए, इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल डीएसए। क्यों बोला इंडिविजुअल, उसका मतलब आपको समझ आएगा। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, 3 बार बोल दिया मैंने इस चीज को, ध्यान से सुनो, ठीक है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन ध्यान से सुनो, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तब ये केस एप्लीकेबल नहीं है। अगर पार्टनरशिप फर्म कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तब भी ये केस एप्लीकेबल नहीं है। अगर एलएलपी, जो कि इन दोनों का हाइब्रिड है, कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का, अगर ये भी कोई डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है तो इसको भी इस केस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब इंडिविजुअल डीएसए, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, पार्टनरशिप फर्म नहीं होना चाहिए, ना ही एलएलपी होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए, जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको किसको कर रहा है, बैंकिंग कंपनी को कर रहा है या फिर एनबीएफसी को कर रहा है। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी को, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन नहीं है, नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट, नंबर टू पार्टनरशिप फर्म, नंबर 3 एलएलपी, ठीक है। अगर ये केस है, इस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी, जो मैंने लिखा नहीं है लिख देता हूँ, क्यों नहीं लिखा सर आपने, अरे भूल गया भाई, लिख रहा हूँ, माफ़ी। पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी, और बड़े बड़े देशों में ये टीटी आता रहता है। चलो, हाँ सर, डायलॉग कैसी सी मत मारा करो, पहले बता रहा हूँ आपको मैं भी खुद को बताता रहता हूँ ये चीज़, लेकिन मैं सुनता ही नहीं अपने खुद की। चलो, पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी द बैंकिंग कंपनी और एनबीएफसी इन टैक्सेबल टेरिटरी। देखो, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट होना चाहिए, ठीक है, पहला केस। दूसरा, बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा केस, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड करनी चाहिए, दूसरा केस। इनके अलावा किसी और को कर रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज है। तीसरा केस, टैक्सेबल टेरिटरी में होने चाहिए ये दोनों। अगर इनके अलावा कोई और केस है, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट, अगर बॉडी कॉर्पोरेट डीएसए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बैंकिंग कंपनी को, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज। अगर इंडिविजुअल डीएसए बैंकिंग कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लेकिन वो टीटी में नहीं है, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी, तब भी फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज के लिए सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। पहला, इंडिविजुअल डीएसए, दूसरा, बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए या एनबीएफसी होनी चाहिए, तीसरा, टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। अगर ये तीनों है तभी आरसीएम एप्लीकेबल होगा और टैक्स देंगे बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी इन द टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। चलो, इससे ज़्यादा कुछ समझाने का इसमें कुछ है नहीं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दैट इज ऑन पॉइंट नंबर, अरे सर आपने वो लिखवाया है डीएसए का मतलब, हल्का सा लिखवा देता हूँ, मैंने बता दिया है बट स्टिल जिसको लगे सॉरी। डीएसए, एजेंट प्रमोटिंग वेरियस लोन प्रोडक्ट ऑफ बैंकिंग कंपनी, मतलब सर्विसेज जो है बैंकिंग सर्विसेज या फिर एनबीएफसी उनको प्रमोट करे एक तरीके से, ठीक है, ऑफ बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी, किसको कर रहे हैं, टू कस्टमर,
ये ना टेबल के चक्कर में ना 50% काम ज़्यादा ख़राब हो रहा है आज। देखो मेरे स्टूडेंट गालियाँ देंगे टेबल को, इसलिए भाई टेबल संभल जा, फेमस टीचर हूँ मैं। क्या बात कर रहे हो सर, व्यूज़ देखो आपके। अरे व्यूज़ छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं तुम उनका दिल देखो, उनके दिल में बसता हूँ मैं। टेकिंग कमीशन फ्रॉम बैंक, फ्रॉम बैंक, ठीक है। इसको मैं समझा नहीं रहा, मुझे लगता नहीं इसको नीड है, पढ़ देता हूँ इसको। जो मैंने बात बोली वही है यार, चलो छोड़ो यार, भूल ही देता हूँ। एजेंट है बैंक का, एजेंट है, एजेंट है, ठीक है, जो भी प्रमोट कर रहा है काफ़ी सारे लोन प्रोडक्ट बैंकिंग कंपनी के, फिर एनबीएफसी के, कस्टमर को दे रहा है वो, ठीक है, लोन प्रोडक्ट, ठीक है, कस्टमर को दे रहा है लोन प्रोडक्ट, ठीक है। और बैंक या फिर एनबीएफसी बदले में क्या दे रही है, कमीशन दे रही है। उस कमीशन पे हम आरसीएम चार्ज करेंगे, उस कमीशन पे आरसीएम लगेगा। कौन देगा आरसीएम पे टैक्स? बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी, जो कि टीटी में है, दैट इज टैक्सेबल टेरिटरी में है, ठीक है। कमीशन पर आरसीएम लगेगा यहाँ पर, इन शॉर्ट कमीशन दे रही है ना, क्योंकि जो बैंक है वो, एक मिनट हट जा, जो क्या था, हाँ आई, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो डीएसए है, आई डी एस ए, ठीक है, आई डैश डी एस ए, ये सर्विस दे रहा है बैंक को फॉर एग्जांपल, ठीक है। और बैंक बदले में कमीशन दे रही है, इस कमीशन पर लगेगा आरसीएम, और आरसीएम देगा, आरसीएम में बैंक जो कि टीटी में है वो टैक्स पे करेगा, इन शॉर्ट। या फिर एनबीएफसी समझ लो बैंकिंग कंपनी की जगह, ठीक है। इंडिविजुअल डीएसए होना चाहिए, एक बार दोबारा मैंने बोल दिया। चलो अब हम पॉइंट नंबर 12 पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 12 पढ़ेंगे। चलो स्पेस नहीं है, नीचे ही पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 12, आई एम सॉरी, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, एसओएस अगेन, बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी इन टीटी, दैट इज अगेन बताने की जरूरत ही नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाहूँगा, आप नहीं चाहोगे तो भी मैं चाहूँगा। यहाँ पर बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वो बीसी नहीं है। कौन सा बीसी समझ रहे हो आप? वो नहीं, गंदे बच्चे। चलो नॉट, सर आप खुद बच्चे लगते हो, हमें बच्चा बच्चा कहते रहते हो यार। देखो भाई देखो, अपने अंदर के बच्चों को भी मारना नहीं चाहिए, उसको जिंदा रखना चाहिए। नॉट एनबीएफसी, तभी ज़िंदगी में खुश रहोगे, अदरवाइज़ तो भाई ज़िंदगी में काफ़ी परेशानी है। हाँ चलो, सब समझाऊंगा। बीसी क्या है? बीसी इज़ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो कि हम पॉइंट नंबर 13 में पढ़ेंगे। बीसी इज़ बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जो कि हम पॉइंट नंबर 13 में पढ़ेंगे। मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर अलग है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट अलग है, इनमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, वैसे सेम होता है ऑलमोस्ट, एक माइनर सा डिफरेंस है। बीसी जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है वो एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड करता है, बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। चलो वो सर्विस हम बताएंगे आपको क्या है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर्सनल लायबिलिटी टू पे टैक्स कौन है? पीएलपीटी कौन है? पीएलपीटी कौन है? दैट इज बैंकिंग कंपनी इन टीटी, ठीक है। हाँ सुनो, चलो अब मैं इस केस को समझा रहा हूँ आपको, इस केस को मैं आपको समझा रहा हूँ। ये केस क्या कह रहा है? सप्लाई ऑफ सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, जो कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं है, जो कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट नहीं है, ये लिखा नहीं था मैंने, अपने आप लिखा है यहाँ पर, ठीक है। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, टू अ बैंकिंग कंपनी, यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग कंपनी है, यहाँ पर कोई मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू अ बैंकिंग कंपनी, ठीक है। देन पर्सन लाइबल टू पे टैक्स विल बी द बैंकिंग कंपनी इटसेल्फ अंडर आरसीएम,
विच इज़ इन टैक्सेबल टेरिटरी। जब मैं बिजनेस फैसिलिटेटर की बात कर रहा हूँ तो मैं अगेन ये बात बोलूँगा कि मैं यहाँ पर मैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट की बात नहीं कर रहा, जिसको हम पॉइंट नंबर 13 में पढ़ेंगे। और जब मैं नीचे बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ तो मैं अगेन यहाँ पे मेंशन करके बोलना चाहूँगा, मैं एनबीएफसी की बात नहीं कर रहा और ना ही मैं इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ इन टैक्सेबल टेरिटरी इटसेल्फ। आरसीएम कब लगेगा? पहला केस बिजनेस फैसिलिटेटर होना चाहिए, दूसरा केस बैंकिंग कंपनी होनी चाहिए, तीसरा केस टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए। अगर ये तीनों केस है तभी आरसीएम लगेगा। इनमें से एक भी केस मिसिंग है तो उस केस में क्या लगेगा? क्या लगेगा? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिजनेस फैसिलिटेटर भी लिखवा दूँ क्या? क्या होता है? चलो रुको। ओके, कौन होता है बिजनेस फैसिलिटेटर? ये तो मैंने बताया नहीं वैसे, है ना, तो लिखवा देता हूँ इसको। जो मैं बॉक्स में लिखवा रहा हूँ इस चीज़ को ना, इसको बॉक्स में लिखवाता ना। हाँ, तो बॉक्स में इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिसको लग रहा है भाई क्या है थोड़ा सर बता दो, उसके लिए मैं लिखवा रहा हूँ। वैसे पेपर में आपको ये लिखना नहीं है व्हाट इज़ डीएसए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आरसीएम का क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है। चलो सॉरी। सर्विस बाय बिजनेस फैसिलिटेटर, एफ लिख रहा हूँ उसको बस, ठीक है। एक्टिविटी और एक्ट एज एजेंट इन बैंक्स बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड रिसीव्स कमीशन। ठीक है जी, ये एजेंट की तरह एक्ट करता है बैंक में, ठीक है, और बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाता है, और बदले में क्या मिलता है? इस एजेंट को कमीशन मिलता है, इतना समझ लो। ये एजेंट की तरह काम करता है, बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाता है और बदले में इसको कमीशन मिलता है। बस हमने यहाँ पे डीएसए के बारे में पढ़ा था, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जो कि लोन प्रोडक्ट को बैंकिंग कंपनी या फिर एनबीएफसी को प्रमोट करता है टू द कस्टमर, उसके बदले में कमीशन मिलता है। और इंडिविजुअल और सॉरी क्या था यहाँ पर, हम जब बिजनेस फैसिलिटेटर की बात कर रहे हैं उस केस में भी यहाँ पर कमीशन ही मिल रहा है, और यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज प्रमोट हो रही है बैंक की, और ये एक्ट कर रहा है एज एजेंट फॉर द बैंक्स, ठीक है। चलो यहाँ पर भी ये एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर भी एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब आपको पॉइंट नंबर 14 पे मैं जा रहा हूँ, इसमें और समझाने की नीड नहीं है, डाउट तो मैंने बता दिया, मेरा नंबर या फिर कमेंट। चलो, नंबर मतलब व्हाट्सएप नंबर। चलो पॉइंट नंबर 13, बहुत बढ़िया सर, लेजर पेन से लिख दो। मेरा बस चले तो लिख दूँ, वो तो आईपैड सपोर्ट नहीं करता। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट इसको मैंने बीसी बोला था ऊपर, ठीक है, ये था बीसी। अब जो समझ रहे हो वो नहीं था। इस क्लास के बाद मुझे गंगा जल से नहाना पड़ेगा, वृंदावन आया हूँ, यमुना नदी से नहाना पड़ेगा। यहाँ पर है ना यमुना नदी, जहाँ भगवान कृष्ण नहाते थे अपने सखियों के साथ, जहाँ घूमते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, वहाँ जाके नहाना पड़ेगा। गंगा तो मैं जा नहीं सकता, बताओ। चलो कैसे कैसे बच्चे हैं बताओ। सर आप तो थे ही नहीं ऐसे, मैं तब था ना, अब नहीं हूँ ना। चलो टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू हो जा टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट, दैट इज then who will be PLPT, that is person liable to pay tax. Who will be the person? That is business correspondent or BC in TT. ठीक है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स विल बी द बिजनेस करस्पॉन्डेंट इन टैक्सेबल टेरिटरी। इस केस को समझाओ सर, ऊपर जैसा ही केस है,
लेकिन यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट है। चलो बताता हूँ। ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ठीक है, ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट है। मान लो ये बैंक है, बैंक ने एजेंट अपॉइंट किया है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, ठीक है, ध्यान से सुनना। बैंक ने एजेंट अपॉइंट किया है बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने क्या किया, बहुत तेज है ये, इसने अपना खुद का एजेंट अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बैंक ने बिजनेस करस्पॉन्डेंट को अपॉइंट किया और बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अपने खुद के एजेंट को अपॉइंट किया, मतलब एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट है ये एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट है, ठीक है। समझे मेरी बात? बैंक ने बीसी को अपॉइंट किया, बीसी ने अपने एजेंट को अपॉइंट किया, समझे? तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई सर्विस एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को ही प्रोवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई सर्विस एजेंट ऑफ बीसी बिजनेस करस्पॉन्डेंट को प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी बीसी इन टीटी अंडर RCM। समझे क्या ये? वे कैसे कैसे, मुझे लगा कोई कीड़ा उड़ के आ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ और था। हाँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बैंक ने अपॉइंट किया बिजनेस करस्पॉन्डेंट को, बिजनेस करस्पॉन्डेंट ने अपॉइंट किया अपना खुद के एजेंट को, दैट इज एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट। तो अगर कोई एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल नॉट बी agent of business correspondent but will be the business correspondent itself who is located in the taxable territory that is TT। चलो, समझाने की नीड है नहीं, बस आपको ये बता देता हूँ कि BF दैट इज बिजनेस फैसिलिटेटर BC से यानी कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट से कैसे डिफरेंट है। बहुत सिमिलैरिटी है, बस एक सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड करता है BC, बाकी BF और BC ऑलमोस्ट सेम है। सर BF BC आप क्या कह रहे हो ये? चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ इसको लिखवा था ना, BC दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अरे BF की बातें हो रही है और हार्ड बन रहा है यहाँ पे। iPad got no chill similar BC similar to BF that is business facilitator। यार ये क्या हो रहा है यार, एक मिनट रुको। आई एम सॉरी यार, थोड़ा सा ना गला, इतना मैंने बोला नहीं तबीयत ठीक होने के बाद, तो इस चक्कर में आई एम सो सॉरी अगर आपको इनकन्वीनियंस हो रही हो। बाय एजेंट ऑफ बिजनेस, क्या लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। BC सिमिलर टू बिजनेस फैसिलिटेटर, उसके बाद यहाँ पर प्रोवाइड करता है एडिशनल सर्विस, और वो एडिशनल सर्विस क्या है? अबे यार यही बन जा भाई, तू एक काम कर छोड़। हाँ, वो है स्मॉल वैल्यू क्रेडिट प्लस रिकवरी सर्विसेज, ठीक है। मतलब देखो, जो सर्विस बिजनेस फैसिलिटेटर प्रोवाइड कर रहा है वही सर्विस वही सर्विस बिजनेस करस्पॉन्डेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, वही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बट ये एक एडिशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। कौन सी? ये स्मॉल वैल्यू क्रेडिट प्रोवाइड कर रहा है, साथ में रिकवरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये एडिशनल सर्विस ये प्रोवाइड करता है, ये एडिशनल सर्विस ये प्रोवाइड करता है, दैट इज BC ये प्रोवाइड करता है। BF इसके अलावा इसके अलावा जो भी सर्विसेज है BF BC दोनों सेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये समझाना चाह रहा था मैं, और बदले में इसको भी कमीशन मिलता है, ठीक है। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। 14 पॉइंट इस पेज में आ जाएगा, कितना जगह है यहाँ पे, आ जाएगा इस पेज में, चलो यहीं पे लिखते हैं 14 पॉइंट। सप्लाई ऑफ सर्विस, देखो छोटे छोटे से हैं, सारे छोटे छोटे चल रहे हैं। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट एक मिनट रुकना यार,
हाँ, बाय अदर देन बॉडी कॉपरेट, इसको रेड से करना था मुझे। अरे भाई एक सेकेंड, ब्लू चाहिए भाई, रेड क्यों कर लिया? हाँ ये बाय वे ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस, अगेन रेड चाहिए मुझे। सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, समझाऊंगा। ठीक है जी। टू किसको दे रहा है? टू किसको दे रहा है सर्विस? टू रजिस्टर्ड पर्सन, अबे बीपी क्यों लिख रहा है? आरपी दैट इज रजिस्टर्ड पर्सन, देन पीएलपीटी, पीएलपीटी आरपी इन टीटी। ठीक है जी, अब समझाता हूँ आपको। अगर इसको पढ़ रहा हूँ पहले अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट, मतलब बॉडी कॉपरेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बॉडी कॉपरेट नहीं होनी चाहिए। कोई पर्सन प्रोवाइड कर रहा है सर्विस अदर देन बॉडी कॉपरेट बाय वे ऑफ सिक्योरिटी सर्विस, बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, अच्छा सर, मतलब कोई पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तीन चीज़ मैंने बोल दी। कोई पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फोर्थ बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी द रजिस्टर्ड पर्सन जिसको वो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। सर थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है ये? नहीं है कंफ्यूजिंग, बता रहा हूँ आपको। हाँ सुनो, मान लो बहुत सिंपल है ये पॉइंट। मान लो कोई मैं पर्सन हूँ, ठीक है, और मैं बॉडी कॉपरेट नहीं हूँ। अगर मैं किसी को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने ना बाउंसर्स रखे हुए काफ़ी सारे अपने अंडर, मैं वो बाउंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, उस केस में पर्सन लायबल टू पे टैक्स विल बी द रजिस्टर्ड पर्सन जिसको मैं वो बाउंसर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, बाउंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसको मैं सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइड कर रहा हूँ इन द टैक्सेबल टेरिटरी, वो लाइबल टू पे टैक्स होगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं तो बॉडी कॉपरेट हूँ नहीं, मेरी लाइबिलिटी है ही नहीं अंडर फॉरवर्ड चार्ज टैक्स पे करने की। लेकिन सुनो, अगर मैंने कैमरे की सर्विस, सिक्योरिटी कैमरे की सर्विस प्रोवाइड कर दी किसी को, क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस नहीं है, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए सिक्योरिटी सर्विस बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल ओनली सिक्योरिटी पर्सनल, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सिक्योरिटी कैमरा की सर्विस प्रोवाइड की, एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर मैंने डॉग्स दे दी, सिक्योरिटी डॉग्स, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा मेरे ऊपर, या फिर मैं बॉडी कॉपरेट हूँ और तब मैं सिक्योरिटी पर्सनल दे रहा हूँ, उस केस में ही फॉरवर्ड चार्ज लगेगा क्योंकि इंडिविजुअल होना चाहिए, सॉरी एनी पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉपरेट, इंडिविजुअल गलत बोल दिया मैंने, एनी पर्सन होना चाहिए अदर देन बॉडी कॉपरेट, और मैंने, ठीक है, मैं इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल इज अदर देन बॉडी कॉपरेट, इंडिविजुअल इसमें इंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर एनी पर्सन लिखा है इसलिए मैं एनी पर्सन बोल रहा हूँ। ठीक है, तो सुनो, एनी पर्सन, दोबारा पढ़ रहा हूँ, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट अगर सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल to the registered person in taxable territory, then person liable to pay tax will be the RP in taxable territory itself। ठीक है जी, समझे इस बात को? अगर मैंने जो कि मैं इंडिविजुअल हूँ, दैट इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट हूँ मैं, उस केस में अगर मैंने किसी को सिक्योरिटी डॉग्स की या फिर कैमरास की या फिर कोई अदर सर्विस प्रोवाइड की, सिक्योरिटी सर्विस जो कि बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी पर्सनल नहीं है, उस केस में फॉरवर्ड चार्ज। या फिर अगर मैं बॉडी कॉपरेट हूँ और मैंने सिक्योरिटी पर्सनल की सर्विस प्रोवाइड की, तब भी फॉरवर्ड चार्ज क्योंकि मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, यानी कि एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट नहीं हूँ। और अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, दैट इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट, और साथ में मैंने सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की जो कि सिक्योरिटी पर्सनल को ही दे रहा हूँ, मैं बाउंसर्स को ही दे रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दिया, मैंने अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में भी फॉरवर्ड चार्ज। मतलब अगर आरसीएम लगना है तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीज़, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट होना चाहिए। दूसरी चीज़, सिक्योरिटी पर्सनल होनी चाहिए। तीसरी चीज़
रजिस्टर्ड पर्सन को ये सर्विस मिलनी चाहिए जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है। चलो खत्म, इसको और समझाने की नीड नहीं है। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो बेझिझक। चलो 14 पॉइंट भी हो गया, 14 था नहीं हमारा। हाँ अब पढ़ेंगे 15 पॉइंट। एक सेकंड रुकना। हाँ 15 पॉइंट अगले पेज से। सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल of MV renting of motor vehicle designed to carry passengers not goods, यहां पे लिख देता हूं not goods, and cost of fuel is included in consideration। कंसिडरेशन याद आ रहा है? डेफिनेशन मैंने बताई थी, 4 चीज़ में आती है। हाँ वही, मनी या फिर कोई, या फिर मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एक्ट और फॉरबेरेंस, मनी या फिर अदरवाइज, या फिर मॉनिटरी वैल्यू एक्ट और फॉरबेरेंस। देखो मुझे भी याद है ना, तो आपको भी याद होनी चाहिए, ये याद होनी ही चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। चलो हाँ, मतलब चीज़ें लिंक होंगी। मैंने आपको क्या बोला था, मैं टाइम क्यों ले रहा हूँ, चीज़ें लिंक होंगी, आपको अच्छे समझ में आएगा। अब मैं आपको समझाता कंसिडरेशन ये होता है। अच्छा लगता बताओ, पहले बता दिया मैंने आपको। थैंक मी लेटर व्हेन यू विल गिव योर एग्जाम्स आफ्टर दैट। ओके सर अभी ना पढ़ा दो, ज़्यादा आप बक मत करो। चलो बाय एनी पर्सन। हो सकता है मेरी वीडियो बंद हो जाए, ये कराने के बाद मैं लेक्चर बंद करूंगा, लेकिन हो अब भाई, हो भाई साहब, हो गई मेरी वीडियो बंद, लेकिन ये समझाने के बाद मैं लेक्चर बंद करूंगा प्लीज़। चलो तो सुनना, बाय पर्सन अदर देन बॉडी कॉपरेट। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा @ 5% टैक्स दे रहा है एंड नॉट @ 12%। ये मैं आपको समझाऊंगा, मतलब 12% में अगर वो देगा, अब मैं इसका यूज़ करूँगा लीजर पेन का, 12% में अगर वो देगा तो फॉरवर्ड चार्ज होगा, ठीक है। और 5% अगर दे रहा है, रिसिपिएंट टैक्स दे रहा है अंडर RCM, तो 5% लगेगा, अदरवाइज 12% लगेगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। चलो टू बॉडी कॉपरेट, टू बॉडी कॉपरेट इन TT, दैट इज, सबको पता है, बच्चे को पता है, टैक्सेबल टेरिटरी, ठीक है। चलो अब मैं आपको ये समझाने जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट 15 पॉइंट क्यों है, ये लास्ट पॉइंट हमारी इस क्लास का, आपको समझाने के लिए मैं रेडी हूँ। चलो सप्लाई ऑफ सर्विस, मेरे लेजर पेन को देखते रहना, मैं तो आपको दिखूंगा नहीं, मेरे लेजर पेन को देखते रहना। सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल विच इज डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स एंड नॉट गुड्स, ठीक है। मैं पहले मेरी बातें सुनना। सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल which is designed to carry passengers, not goods, and cost of fuel is included in the consideration। I'm so sorry। हाँ, मोटर व्हीकल होना चाहिए, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होना चाहिए, और जो मोटर व्हीकल है ना, मान लो ये मोटर व्हीकल है, ठीक है, इसमें जो फ्यूल डलेगा, ये फ्यूल जो डलेगा, सर बहुत अच्छा लिखा है आपने, लो भाई, और जो आप रेंट दोगे ना, इस रेंट में इस फ्यूल का प्राइस भी इंक्लूड होना चाहिए। मैं अगली क्लास में पढ़ाता हूँ आपको, मेरा गला अचानक से बैठ गया, अगली क्लास में पढ़ाता हूँ आपको ये।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग टिल द एंड, और अगली क्लास में मिलते हैं, आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। चलो, गुड बाय।